हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पावर ऑफ पॉजिटिविटी में। दोस्तों, हम बात कर रहे थे फ्लोरेंस लिटार द्वारा लिखी गई पुस्तक पर्सनैलिटी प्लस। ये उसका सेकंड पार्ट है। अगर किसी ने फर्स्ट पार्ट नहीं सुना है तो मैंने उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में पर्सनैलिटी प्रोफाइल और पर्सनैलिटी स्कोरिंग शीट के ज़रिए अपनी पर्सनैलिटी के बारे में जाना था। हमने जाना कि पर्सनैलिटी प्लस हम में से हर एक को 4 मूलभूत प्रकृतियों का सम्मिश्रण मानती है। ये 4 प्रकृतियाँ थी। नंबर 1, लोकप्रिय आशावादी प्रकृति यानी पॉपुलर सैंग्विंग्स। नंबर 2, पूर्ण निराशावादी प्रकृति यानी परफेक्ट मेलनकॉलिक। नंबर 3, सशक्त क्रोधी प्रकृति यानी पावरफुल कॉलरिक्स। नंबर 4, संतोषी प्रवृत्ति यानी पीसफुल फ्लैग्मेटिक्स। चलिए अब इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। पर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अध्याय 3, आइए लोकप्रिय आशावादी व्यक्तियों के साथ मज़े करें। इस दुनिया को लोकप्रिय आशावादी व्यक्तियों यानी पॉपुलर सैंग्विंग्स की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। मुश्किल समय में खुशी का संचार, बुढ़ापे में भी मासूमियत की झलक, काम के बोझ को कम करने वाला वाक्चातुर्य, दिल के भारीपन को हल्का करने वाला हास्य बोध, काले बादलों को दूर करने वाली आशा की किरण, बार बार शुरू करने का उत्साह और ऊर्जा, नीरस दिन में रंग भरने वाली रचनात्मकता और आकर्षण, जटिल परिस्थितियों में भी बच्चे जैसी सादगी। आशावादी व्यक्ति लोकप्रिय होते हैं। वे चांद सितारों की दुनिया में रहते हैं और उस दुनिया को अपने घर के आंगन में उतार लाते हैं। लोकप्रिय आशावादी व्यक्ति जीवन को परिकथा मानते हैं और वे परिकथाओं की तरह हमेशा खुश रहना चाहते हैं। लोकप्रिय आशावादी व्यक्ति आमतौर पर भावुक और मुखर होते हैं। वे काम को मज़ेदार बना लेते हैं और उन्हें लोगों के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति हर काम में रोमांच खोज लेते हैं और हर घटना का बेहद रंगीन वर्णन सुनाते हैं। ये बहिर्मुखी और आशावादी होते हैं। मेरा बेटा रैंडी पूर्ण निराशावादी व्यक्ति का आदर्श उदाहरण है। एक दिन जब मैं उसके साथ कार में जा रही थी तो रास्ते में गुलबहार के सफ़ेद चमकते फूल दिखे। उन्हें देखकर मैं बोली, इन सुंदर फूलों को तो देखो। जब मेरा बेटा मुड़ा तो उसकी निगाहें कांटेदार झाड़ी पर पड़ी और उसने आह भरते हुए कहा, हाँ, पर उस कांटेदार झाड़ी को तो देखो। उसने पल भर तक सोचकर मुझसे कहा कि ऐसा क्यों है कि आप हमेशा फूल देखती हैं और मुझे हमेशा कांटेदार झाड़ियाँ ही दिखाई देती हैं। फूलों को देखना लोकप्रिय आशावादी व्यक्तियों की फितरत में होता है। वे हमेशा सर्वश्रेष्ठ की आशा करते हैं। लोकप्रिय आशावादी बच्चे। चूँकि हम सभी व्यवहार से विशिष्ट गुणों के साथ जन्म लेते हैं, इसीलिए हमारी प्रकृति बचपन में ही दिख जाती है। लोकप्रिय आशावादी बच्चे आनंद और खेल की तलाश में रहते हैं तथा वे बचपन से ही जिज्ञासु और खुशमिजाज होते हैं। ऐसे बच्चों के हाथ जो भी चीज़ लगती है वे उसी से ही खेलने लगते हैं और हंसते खिलखिलाते रहते हैं। उन्हें लोगों के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। हमारी बेटी मैरिटा लोकप्रिय आशावादी है और बचपन से ही उसका हास्य बहुत आनंददायक है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें जिस पल खुली थी उसी पल उनमें चमक साफ दिख रही थी। कुछ समय पहले जब हम उसके बचपन और स्कूल की तस्वीरें साल दर साल जमा रहे थे तो हम सभी को तस्वीरों में उसका शरारती भाव दिखा, जिसकी वजह से वह अक्सर मुश्किल में फंस जाती थी, लेकिन उसका साथ मज़ेदार लगता था। मैरिटा हमेशा बोलती रहती थी और उसमें रचनात्मक प्रतिभा कूट कूट कर भरी हुई थी। उसे जो चीज़ मिलती थी वह उसमें रंग भर देती थी, जिसमें दीवारें भी शामिल थीं। जब हम कनेक्टिकट से दूसरी जगह रहने जाने लगे तो मैं बेसमेंट की दीवार को भी साथ ले जाना चाहती थी, क्योंकि उस पर छोटे छोटे हाथ के नीले छापे बने हुए थे जो मैरिटा ने पोस्टर पेंट की बोतल फर्श पर गिराने के बाद बनाए थे। आज मैरिटा मीडिया पब्लिसिटी के क्षेत्र में होने के साथ साथ
एक लेखिका और वाक्पटु वक्ता भी है। प्रभावी व्यक्तित्व। हो सकता है कि लोकप्रिय आशावादी व्यक्तियों में अन्य प्रकृतियों के लोगों की तुलना में ज़्यादा प्रतिभा या अवसर न हो, लेकिन वे किसी भी स्थिति का हमेशा सबसे ज़्यादा आनंद लेते हैं। उनके उत्साही व्यक्तित्व और नैसर्गिक आकर्षण से लोग उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। लोकप्रिय आशावादी बच्चों के बहुत से प्रशंसक बन जाते हैं जो उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं, क्योंकि वे ऐसी जगह रहना चाहते हैं जहां दिलचस्प घटनाएं हो रही हों। हमारी बेटी मैरिटा बचपन में हर दम कोई न कोई रोमांचक काम करती रहती थी। जब बाकी बच्चे अपनी खिलौना कारों से खेलते रहते थे, तब उसने हमारी पहाड़ी के किनारे पर पूरा शहर बना डाला था। उसके निर्देशन में उसने और उसके मित्रों ने सड़कें और पार्किंग स्थान तक बना डाले थे। उसकी पहली इमारत एक बैंक थी जिसमें मोनोपोली गेम का नकली पैसा रखा हुआ था। इस रोमांचक खेल में शामिल होने के लिए हर बच्चे को बैंक के शेयर खरीदने पड़ते थे, जिसके लिए उसे एक असली डॉलर चुकाना पड़ता था। डॉलर के बदले उस बच्चे को नकली रुपए मिलते थे। इन डॉलर से मैरिटा ने प्लास्टिक की ईंटें और सामान खरीद लिए, जिन्हें वह घर बना रहे दूसरे लोगों को बेचने लगी थी। शहर में स्थिति के अनुसार हर प्लॉट की कीमत अलग अलग होती थी और सबसे ज़्यादा पैसे वालों को सबसे अच्छी जगह मिलती थी। बच्चे दिन भर पहाड़ी पर चढ़ते और उतरते रहते थे। इसमें असली डॉलर भी शामिल हैं। यह मुझे तब तक पता नहीं चला जब तक कि 5 साल के मेरे बेटे ने मुझे जंगली फूलों का एक गुच्छा बेचने की कोशिश नहीं की, ताकि उसे खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे मिल जाएं। हमारे घर के आसपास कई पहाड़ियाँ थीं जहाँ पर बच्चा मुफ्त में अपना खुद का शहर बना सकता था, लेकिन मैरिटा ने यह घोषणा की थी कि उसकी पहाड़ी सबसे अच्छी जायदाद थी और सिर्फ वही रहने काबिल थी। बड़े होने के बाद भी लोकप्रिय आशावादी बच्चे भीड़ को लुभाते रहते हैं। वे अपने गैंग के लीडर बन जाते हैं, स्कूल के नाटक में मुख्य भूमिकाएं निभाते हैं और उनके बारे में अक्सर कहा जाता है कि जीवन में उनकी सफलता की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। ऑफिस के काम में भी वे ध्यान आकर्षित करते हैं, पार्टियां देते हैं और क्रिसमस की सजावट का काम करते हैं। जहां भी जीवन नीरस होता है, वहां वे रोमांच भर देते हैं। माँ के रूप में लोकप्रिय आशावादी महिला घर को सुखद बना देती है। वह पाइट पाइपर की तरह बच्चों को चुंबक जैसा आकर्षित करती है। क्योंकि लोकप्रिय आशावादी व्यक्ति भीड़ के आकार के अनुपात में चमकते हैं, इसीलिए उनकी प्रतिभा एक श्रोता की बजाय समूह के सामने ज़्यादा प्रखर होती है। उनका सर्वश्रेष्ठ रूप भीड़ के सामने ही प्रकट होता है। इसीलिए लोकप्रिय आशावादी माताएं अपने छोटे बच्चे को अकेले कहानी सुनाने के बजाय बच्चों से भरे कमरे में नाटकीय रूप से कहानी सुनाना ज़्यादा पसंद करती हैं। मेरी एलिस नामक युवती ने मेरे एक सेमिनार के बाद मुझे बताया कि वह अपने इलाके में, दरअसल पूरे शहर में, काफ़ी लोकप्रिय हो गई जब उसे पता चला कि $52 में वह 400 गुब्बारे और हीलियम का टैंक खरीद सकती है। उसके बेटे की बर्थडे पार्टी थी और हर मेहमान बच्चे ने बारी बारी से गुब्बारे भरकर उड़ाए। जब 400 गुब्बारे हवा में उड़े तो उसकी पार्टी के चर्चे शहर भर में फैलने लगे। बहरहाल, लोकप्रिय आशावादी व्यक्तियों की रोमांचक गतिविधियां कई बार सीमाएं लांघ जाती हैं। एक रचनात्मक माँ ने मुझे बताया कि वे आस पड़ोस के बच्चों में काफ़ी लोकप्रिय हैं, क्योंकि वे अपने घर में हमेशा कुछ न कुछ खास करती रहती हैं। एक दिन उन्होंने अपने यहाँ आने वाले बच्चों को बताया कि पीछे के आंगन में बहुत सारे हाथी आ गए हैं, इसीलिए सबको छिप जाना चाहिए। तभी दरवाजे की घंटी बजी और माँ रेंगती हुई दरवाजे तक गई। बाहर एक छोटी लड़की खड़ी थी, जिसने पूछा कि वे ऐसे क्यों चल रही हैं। उन्होंने जवाब दिया, घर के पिछवाड़े हाथी भरे हुए हैं और मैं ये नहीं चाहती कि वे मुझे देख लें। अच्छा रहेगा कि तुम भी नीचे झुक जाओ। सभी बच्चे शांति से दुबके रहे। बीच बीच में माँ बार बार खिड़की के पास जाकर हाथियों की जांच करती रही। आखिर 5 बजे उन्होंने घोषणा की कि हाथी चले गए, इसीलिए अब तुम सुरक्षित घर जा सकते हो। बाद में उन्हें पता चला कि एक छोटी बच्ची ने घर जाकर अपनी माँ को बताया कि माँ,
आज मिसेस स्मिथ के घर के पिछवाड़े हाथी आ गए थे, इसीलिए उन्हें दिन भर घर में छिप छिप कर चलना पड़ा। उस माँ को लगा कि उसकी बेटी झूठ बोल रही है, इसीलिए उन्होंने उसे सजा दे दी। लोकप्रिय आशावादी व्यक्तियों, इस बारे में सावधान रहें कि आपका आनंद और मस्ती सीमा न लांघ जाए। बातूनी और कहानी सुनाने वाले। लोकप्रिय आशावादी व्यक्ति को पहचानने का सबसे स्पष्ट तरीका यह है कि आप किसी समूह में उस व्यक्ति की तलाश करें जो सबसे ज़ोर से बोल रहा हो और लगातार बोल रहा हो। दूसरी प्रकृति के लोग बातें करते हैं, आशावादी व्यक्ति लगातार कहानी सुनाते हैं। जब हम न्यू हेवन, कनेक्टिकट में रहते थे, तब उस शहर में एक 7 मंजिला पार्किंग गैरेज बना। एक बार क्रिसमस से एक दिन पहले मैंने उस सीमेंट के ढांचे में अपनी कार खड़ी की, जो किसी खुली जेल की तरह दिख रहा था। इसके बाद मैं इत्मीनान से शॉपिंग करने चली गई। लोकप्रिय आशावादी व्यक्ति परिस्थितिवादी होते हैं, इसीलिए उनकी याददाश्त कमज़ोर होती है और उन्हें इधर उधर रखी चीज़ों जैसे कारों को ढूंढने में मुश्किल आती है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। जब मैं शॉपिंग करने के बाद उस पार्किंग के किले के पास पहुंची, तो मुझे ज़रा भी याद नहीं था कि मैंने कार कहाँ पार्क की है। लोकप्रिय आशावादी महिला के साथ एक अच्छी बात यह है कि उसके चेहरे पर असहायता का ऐसा भाव होता है जिससे आमतौर पर लोगों का ध्यान आकर्षित हो जाता है। लोकप्रिय आशावादी महिलाओं की तरह मैं वहाँ खड़े खड़े 7 मंजिलों की तरफ घूरने लगी और यह सोचने लगी कि कार खोजने का काम कहाँ से शुरू करूँ। एक आकर्षक युवक पास से गुजर रहा था। जब उसने मुझे बहुत सारे सामान के साथ परेशान हाल देखा, तो उसने पूछा, क्या आप किसी परेशानी में हैं? मुझे पता नहीं कि इस 7 मंजिला गैराज में मेरी कार कहाँ खड़ी है। आपकी कार कैसी है? यह भी एक समस्या है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम। उसने हैरानी से पूछा, आपको यह भी नहीं मालूम कि आपकी कार कैसी है? देखिए, हमारे पास 2 कारें हैं और मुझे याद नहीं है कि आज मैं कौन सी कार लाई हूँ। 1 मिनट तक सोचने के बाद वह बोला, मुझे अपनी चाबियाँ दिखाएं, शायद उससे कुछ अंदाज़ा लग जाए। यह आग्रह आसान था, लेकिन यह इतना भी आसान नहीं था। चाबियाँ खोजने के लिए मुझे अपने सारे पैकेट नीचे रखने पड़े और पास वाली गटर के ऊपर बनी जगह पर हैंडबैग को पूरा खाली करना पड़ा। तब कहीं जाकर मुझे चाबियाँ मिली। मुझे घुटनों के बल गटर के ऊपर कुछ करते देख एक और आदमी वहां आ गया और पूछने लगा, क्या हो गया? पहले युवक ने जवाब दिया, इस 7 मंजिला पार्किंग गैरेज में इनकी कार खो गई है। उसने भी वही सवाल पूछा, कार कैसी है? इन्हें नहीं पता। इन्हें नहीं पता तो फिर हम उसे कैसे खोज पाएंगे? वे दोनों हार माने। इससे पहले ही मैंने उत्साह से उन्हें बता दिया, या तो यह पीली कार है जिसके अंदर काले रंग की सीटें और लाल डायल है, या फिर वह बड़ी नेवी ब्लू कार है जिसमें इसी रंग की सीटें हैं। दोनों आदमियों ने अपना सिर हिलाया, मेरे पैकेट उठाए और मुझे पार्किंग गैरेज की तरफ ले गए। जब हम 7 मंजिलों में कार खोजने लगे, तो सहयोगी प्रवृत्ति के दूसरे लोग भी हमारे समूह में शामिल हो गए और हमें जान पहचान हो गई। जब तक हम OFLO लाइसेंस प्लेट लगी पीली कार मिली, तब तक हमें इतनी अच्छी घनिष्ठता हो चुकी थी कि मैं एक क्लब शुरू करके उसकी प्रेसिडेंट बनना चाहती थी। मैं तेज़ी से घर पहुंची। मैं अपने पति फ्रेड को गैरेज में कार खोजने के इस अद्भुत प्रसंग के बारे में विस्तार से बताने के लिए व्याकुल थी। 15 मिनट बाद जब मेरी कहानी खत्म हुई, तो मुझे यह सुनने की उम्मीद थी कि कितने भले लोग थे जिन्होंने मेरी प्यारी बीवी की मदद की, लेकिन नहीं। उन्होंने गंभीरता से अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, मुझे इस बात पर शर्म आती है कि मेरी शादी इतनी मूर्ख औरत से हुई है जो यह भी भूल जाती है कि 7 मंजिला पार्किंग गैरेज में उसने कार कहाँ पार्क की थी। जल्दी ही मैंने सीख लिया कि मैं अपनी कहानियाँ ऐसे लोगों को ही सुनाऊं जो मेरे हास्य बोध की कद्र करें। पार्टी की जान। लोकप्रिय आशावादी लोगों की मूलभूत इच्छा यह होती है कि वे आकर्षण का केंद्र बन जाएं। उनकी दिलचस्प बातों के साथ उनका यह गुण उन्हें पार्टी की जान बना देता है। जब मेरा भाई रॉन किशोर था और
मैं उसके हाई स्कूल स्पीच टीचर थी, तो हम पार्टियों में जाने से पहले खास खास पंक्तियों की रिहर्सल कर लेते थे। मैं उसे ताज़ा राजनीतिक आर्थिक घटनाएं बता दिया करती थी और वह उनके बीच में मज़ेदार बातें जोड़ देता था। जब भी बात करते करते वह विषय आता, तो हम अपना त्वरित हास्यबोध प्रदर्शित करने के लिए तैयार रहते थे। जल्दी ही हमारी लोकप्रियता चारों तरफ फैल गई। हालांकि हमारा रहस्य किसी को पता नहीं चल पाया। इसके बाद तो हालत यह हो गई कि लोग हमें अपनी पार्टियों में बुलाने के लिए पैसे तक देने लगे। लॉस एंजल्स टाइम्स में एक लेख छपा था जिसमें लिखा था, पार्टी के लिए मेहमान किराए पर लें। इससे यह बताया गया कि लोग अपनी पार्टियों को सफल बनाने के लिए आकर्षक और वाकपटु प्रकृति के लोगों को किराए पर ले सकते हैं। लोकप्रिय आशावादी व्यक्तियों के लिए यह कितना बढ़िया व्यवसाय है। हर रात को पार्टियों में जाना और बदले में पैसे भी कमाना। अगर आप लोकप्रिय आशावादी लोगों को किराए पर बुलाने का खर्च नहीं उठा सकते, तो ऐसे लोगों से जान पहचान बढ़ा लें और यह सुनिश्चित करें कि आपकी डिनर पार्टियों में कम से कम ऐसे 2 लोग ज़रूर मौजूद रहें। बस इस बात का ध्यान रखें कि उन्हें पास पास न बैठाएं, वरना बाकी लोग एकाकी महसूस करने लगेंगे। इसके बजाय उन्हें टेबल के विपरीत सिरों पर बिठाएं, ताकि वे पूरी शाम सिर्फ एक दूसरे का ही मनोरंजन न करते रहें। रंगीन। हालांकि लोकप्रिय आशावादी व्यक्तियों के नाम, तारीख, जगह और तथ्य याद रखना मुश्किल होता है, लेकिन उनमें जिंदगी के रंगीन वर्णन याद करने की अनूठी क्षमता भी होती है। हो सकता है कि किसी भाषण के बाद उन्हें यह याद न हो कि वक्ता ने क्या कहा था, लेकिन उन्हें यह ज़रूर याद रहता है कि कार्यक्रम में बोलने वाली ने बैंगनी रंग की पोशाक पहनी थी, जिसमें सामने मोर बने हुए थे और एक सीने पर पीला चांद निकल रहा था। हो सकता है उन्हें याद न रहे कि वे चर्च में गए थे या संगीत कार्यक्रम में, लेकिन वे आपको समूह गान के संगीत निर्देशक का मज़ेदार वर्णन सुना सकते हैं, जो अपना अंदरूनी वस्त्र पहनना भूल गई थी और फ्लड लाइट में खड़ी होने के कारण उसकी गलती सबको नज़र आ रही थी। मुझे नाम याद रखने में उलझन होती है, लेकिन मैं रंगीन विचार याद रख सकती हूँ, जैसे लोगों का व्यवसाय। जब हमारी बेटी लॉरेन के कई तरह के बॉयफ्रेंड घर आते थे, तो मैंने उनके नाम याद रखने का एक रचनात्मक तरीका खोज लिया था। मैं उनके सरनेम की जगह पर उनके व्यवसाय को रख देती थी, ताकि उनका नाम याद रह जाए। यह सिलसिला डेविड से शुरू हुआ, जो एक बाइक स्टोर का मालिक था और उसका एक लंबा सरनेम था जिसके बीच में कहीं पर जेड था। आज तक मैं उसके नाम का उच्चारण नहीं कर पाती हूँ, इसीलिए मैंने उसका नाम डेविड साइकिल रख दिया, ताकि वह डेविड कैमरा से अलग हो जाए, जो फोटोग्राफर था। डी प्लेन एक पायलट था और आप डॉन एयरफोर्स के व्यवसाय के बारे में खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। बॉबी वॉटर्स सिंचाई विभाग में काम करता था, रॉन लोन बैंक में काम करता था और जेफ बेरोजगार कोई काम नहीं करता था। लॉरेन की शादी रैंडी काइन से हुई, जो सिक्कों का संग्राहक और विशेषज्ञ था। बाद में मैरिटा के साथ भी यही हुआ और वह घर पर ग्रोसरी स्टोर के मालिक चिमी सब्जी को ले आई। जिसके बाद पॉल पुलिस आया और पुलिस विभाग में काम करता था। फिर पीटर पेंटर आया, जो एक पेंट कंपनी का मालिक था, और बाद में मैनी मनी, जो अमीर था। खराब याददाश्त की कमजोरी को पारिवारिक परंपरा में बदलने का काम सिर्फ लोकप्रिय आशावादी लोग ही कर सकते हैं। श्रोता को पकड़ना। चूँकि लोकप्रिय आशावादी व्यक्ति बहुत गर्मजोश होते हैं, इसीलिए उनमें अपने मित्रों को गले लगाने, चूमने, धौल जमाने और छूने की आदत होती है। यह शारीरिक संपर्क उनके लिए इतना स्वाभाविक होता है कि उनका ध्यान इस तरफ जाता ही नहीं, और जब वे अपनी बाहें खोलकर आगे बढ़ते हैं, तो पूर्ण निराशावादी लोग पीछे की तरफ हटने लगते हैं। मेरी बेटी मैरिटा और मैं दोनों ही लोकप्रिय आशावादी हैं और हम एक दूसरे को गले लगाती रहती हैं। चूँकि हम दोनों एक साथ काम करती हैं, इसीलिए हम ऑफिस में भी मिलती रहती हैं और निरंतर संपर्क में रहती हैं। एक दिन मैरिटा एक सहेली के साथ लंच पर गई और उसके बाद हैरिस नाम के डिपार्टमेंटल स्टोर में शॉपिंग करने चली गई। उसी दिन अनायास ही
मैं भी हैरिस स्टोर गई और मुझे मेकअप काउंटर पर मैरिटा दिख गई। स्वाभाविक रूप से मैंने चिल्लाकर कहा, मैरिटा, मेरी प्यारी बच्ची। वह मेरी तरफ दौड़ती हुई आई और बोली, प्यारी माँ। हम झपट कर इस तरह गले लग गए जैसे काफ़ी समय से बिछड़ी हुई सहेलियाँ हो। हम टेल्कम पाउडर की टेबल के ऊपर एक दूसरे को चूमती हुई और गले लगाती रही। क्लर्क चुपचाप खड़ी रही। मैरिटा ने उसे बताया, ये मेरी माँ है। क्लर्क ने जवाब दिया, मैंने अंदाज़ा लगा लिया था। वैसे आप दोनों कितने अरसे बाद एक दूसरे को मिल रही हैं? मैरिटा और मैंने एक साथ जवाब दिया, 2 घंटे बाद। क्लर्क ने हैरानी से कहा, ओह, मुझे तो लग रहा था कि आप लोग कम से कम 1 साल बाद मिल रही होंगी। लोकप्रिय आशावादी लोगों में छूने की आदत तो होती ही है, इसके अलावा वे अक्सर अपने श्रोता को पकड़कर भी रखती हैं ताकि वह करीब ही रहे और कहीं भाग न जाए। लोकप्रिय आशावादी लोगों को सबसे ज़्यादा चोट इस बात से पहुंचती है कि उनका मजाक खत्म होने से पहले ही उनका श्रोता भाग निकले। जब आप व्यक्तियों और उनकी प्रकृतियों को समझने लगेंगे तो आप जीवन के हर क्षेत्र में इस ज्ञान का इस्तेमाल करेंगे। इस ज्ञान के सही प्रयोग से आप बहुत सी गलतियों से बच जाएंगे और जान जाएंगे कि लोगों को सही जगह पर कैसे रखना है। लोकप्रिय आशावादी लोगों में नाटकीयता की आंतरिक अनुभूति होती है। उनमें मंच और कैमरे के लेंस के बीच रहने का चुंबकीय आकर्षण होता है। वे रोमांच की तरफ खींचे चले जाते हैं और अगर रोमांच कम होने लगता है तो वे इसे उत्पन्न भी कर देते हैं। लोकप्रिय आशावादी व्यक्ति उत्कृष्ट स्वागतकर्ता, मेहमान नवाज, रिसेप्शनिस्ट, मास्टर्स ऑफ सेरेमनी और क्लब प्रेसिडेंट बनते हैं। वे सबको आनंदित कर सकते हैं और नीरस लोगों में भी उत्साह भर सकते हैं। आप तो बस उन्हें दर्शक दे दें, वे अपना नाटक खुद ही लिख लेंगे। बड़ी बड़ी आंखों वाले और मासूम। लोकप्रिय आशावादी व्यक्ति हमेशा आंखें फैला फैला कर देखता है और मासूम दिखता है। ऐसे लोग निष्कपट होते हैं और बुढ़ापे में भी उनमें बच्चों जैसी सादगी होती है। हालांकि सच तो यह है कि वे बाकी प्रकृति वाले लोगों से ज़्यादा मूर्ख नहीं होते हैं। वे तो सिर्फ ऐसे दिखते हैं। मेरी सहेली पैटी इसका सटीक उदाहरण है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और भूरी हैं। इन्हें ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए वह बड़ी बड़ी नकली आईलैशेस का इस्तेमाल भी करती है। उन्हें देखकर हमेशा ऐसा लगता है जैसे वह बारिश से बचने के लिए किसी तिरपाल के नीचे खड़ी हो। पैटी को कोई कुछ भी बताए, वह हमेशा अपनी पलकें झपकाकर कहती है, अरे, मैंने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। एक दिन मेरे पति ने मुझसे पूछा, पैटी कभी किसी बारे में सोचती भी है या नहीं? लोकप्रिय आशावादी व्यक्तियों को हर विचार नया लगता है। उत्साही और शारीरिक मुद्राओं के प्रयोग में निपुण। लोकप्रिय आशावादी व्यक्ति भावुक और शारीरिक मुद्राओं के प्रयोग में निपुण होते हैं। वे लगभग हर चीज़ के बारे में आशावादी और उत्साही होते हैं। आप जिस भी काम के बारे में सोचें, वे उसे करना चाहते हैं। आप जिस भी जगह का जिक्र करें, वे वहां जाने के लिए तैयार रहते हैं। वे स्थिर नहीं रहते हैं, बल्कि कूदते हैं, हाथ हिलाते हैं और हिलते डुलते रहते हैं। मैं लोकप्रिय आशावादी प्रकृति के एक पादरी को जानती हूँ जो अपने प्रवचन के दौरान अक्सर इतने रोमांचित हो जाते हैं कि उन्हें एक हाथ में बाइबल पकड़ने में दिक्कत होती है, क्योंकि लहराने के लिए सिर्फ एक ही हाथ बचता है। शारीरिक मुद्राओं से अभिव्यक्ति के लिए वे इतने आतुर रहते हैं कि अपने पंजों को उठाते और हिलाते रहते हैं। यही नहीं, जब कोई महत्वपूर्ण बात आती है तो उस पर जोर देने के लिए वे लात भी चलाते हैं। अगर उनके प्रवचन में आपकी रुचि न भी हो तो भी आपको यह देखने में मज़ा आ जाएगा कि वे बिना संतुलन खोए यह काम कितनी देर तक कर सकते हैं। एक लड़की ने अपने लोकप्रिय आशावादी परिवार के बारे में बताते हुए कहा था कि हम ऐसे घर में बड़े हुए हैं जहां भावनाएं दीवारों से रिस रही हैं। मेरी सहेली कॉनी कई ब्यूटी शॉप्स की मालकिन है। उन्होंने मुझे बताया कि वह कोशिश करती है कि उनकी हेयर ड्रेसर लोकप्रिय आशावादी हों। इसका कारण यह है कि इस प्रकृति की हेयर ड्रेसर ही
सारे दिन ग्राहकों की मुश्किल समस्याओं को सुनने के बावजूद काफ़ी उत्साही रहती हैं। दोपहर तक उनके सामने का जो शेल्फ होता है वह अस्त-व्यस्त हो जाता है और हर जगह रोलर बिखरे रहते हैं। वे एक दूसरे से कंघी उधार लेती रहती हैं, लेकिन हर शाम को घर जाते समय वे खुश रहती हैं। अस्त व्यस्त शेल्फों से मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। मैं हर रात को एक सफाई करने वाली को बुला लेती हूँ, जो एक बार फिर से सब कुछ करीने से जमा देती है। असाधारण शब्द लोकप्रिय आशावादी लोगों को वर्णन के लिए ही इजाद किया गया होगा, क्योंकि उनका हर विचार और शब्द साधारण से परे होता है और निश्चित रूप से अतिरिक्त तो होता ही है। मिसेस पिगी ने अपनी फैशन टिप में कहा था कि बहुत ज़्यादा भी काफ़ी नहीं होता। यह लोकप्रिय आशावादी लोगों के बारे में भी सच है। उत्सुक। लोकप्रिय आशावादी व्यक्ति हमेशा जिज्ञासु होते हैं और वे हर बात जानने के लिए छटपटाते रहते हैं। पार्टियों में अगर ऐसा व्यक्ति बातचीत करते समय कमरे के पार अपने नाम का जिक्र सुने, तो वह अपनी बात अधूरी छोड़कर नई आवाज़ की तरफ मुड़ जाएगा। लोकप्रिय आशावादी व्यक्ति आमतौर पर एक ऐसे रेडियो की तरह होता है जिस पर हर व्यक्ति डायल घुमाकर अलग अलग स्टेशन चलाता रहता है। ऐसे व्यक्ति का मस्तिष्क तेजी से एक चर्चा से दूसरी चर्चा पर जा सकता है, इसीलिए उसे इस बात से कोई दिक्कत नहीं होती। लोकप्रिय आशावादी व्यक्ति हमेशा हर बात जानना चाहते हैं। रहस्य उन्हें पागल कर देता है। वे क्रिसमस के तोहफों को पता लगाने की ताक में रहते हैं और रहस्यमय बातों का पता लगाने के बाद ही चैन से बैठते हैं। ऐसे लोग हर अनजान चीज़ को जानना चाहते हैं। एक महिला ने मुझे बताया कि एक बार वे अपनी छत पर लकड़ी के लिए नए पटिए लगवा रही थी। उन्हें पता नहीं था कि यह काम कैसे किया जाता है, इसीलिए वे सीढ़ी से चढ़कर छत पर पहुंच गई। जब वे ऊपर पहुंची और चिमनी की तरफ रेंग कर गई, तो कल्पना कीजिए मजदूरों को कितनी हैरानी हुई होगी। मजदूरों ने उनसे अनुरोध किया कि वहां गिरने का खतरा है, इसीलिए वे नीचे लौट जाएं। बहरहाल वे वहां से हिली तक नहीं। उन्होंने मजदूरों से कहा कि वे बस यह जानना चाहती हैं कि छत पर पटिए कैसे लगाए जाते हैं। एक मजदूर ने सहारा देकर उन्हें चिमनी तक पहुंचा दिया ताकि वे वहां बैठकर काम होते देख सकें। वे सवाल पूछती रही और उत्साह से हाथ हिलाती रही। हाथ हिलाते हिलाते जब वे पीछे झुकी तो उनका संतुलन बिगड़ गया और वे चिमनी से गिर गई। उनकी चीख सुनकर मजदूर उन्हें बचाने के लिए दौड़े। उन्हें खींचकर बाहर निकालने के लिए 4 आदमियों की ज़रूरत पड़ी। सबको उनके एक एक हाथ पैर पकड़ने पड़े। ईंटों की रगड़ के कारण महिला पूरी तरह छिल चुकी थी और उनकी कमर छिल गई और सफ़ेद पैंट राख में सन गई। महिला को सहारा देकर सीढ़ी तक पहुंचाने के बाद एक मजदूर बोला, हमें यहाँ मैरी पॉपिंस जैसे नाटक की ज़रूरत नहीं है। हमेशा बालपन। लोकप्रिय आशावादी लोग बचपन की आदतों को इसलिए भी नहीं छोड़ते हैं क्योंकि बचपन में वे बहुत प्यारे थे। उनके माता पिता और टीचर्स उन्हें लाड करते थे। वे आकर्षण के केंद्र वाले इस जीवन को नहीं छोड़ना चाहते। एक और कारण यह है कि वे दरअसल बड़े होना ही नहीं चाहते। हालांकि दूसरी प्रकृति के व्यक्ति बचपन को पीछे छोड़कर बड़े होना चाहते हैं, लेकिन लोकप्रिय आशावादी व्यक्ति कल्पना की दुनिया में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। सभी लड़कियां सिंड्रेला होती हैं और सभी लड़के सुंदर राजकुमार। परी कथाओं में सुंदर राजकुमारों को कोई काम नहीं करना पड़ता है। वे तो सफ़ेद घोड़ों पर बैठकर डूबते सूरज की दिशा में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें कभी नौकरी की तलाश में नहीं भटकना पड़ता। उम्र के साथ जिम्मेदारियां आती हैं, लेकिन लोकप्रिय आशावादी व्यक्ति जीवन में घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों से बचने की भरकस कोशिश करते रहते हैं। स्वेच्छा से मदद की पहल। चूंकि लोकप्रिय आशावादी लोग मददगार और लोकप्रिय बनना चाहते हैं, इसीलिए आगा पीछा सोचे बिना ही मदद का प्रस्ताव रख देते हैं। एक पार्टी में लिंडा और वॉनिस बेबी सिटिंग की समस्याओं के बारे में बातचीत कर रही थी। लिंडा को अपने 5 बच्चों को संभालने के लिए एक रात को बेबी सिस्टर की ज़रूरत पड़ी।
लोकप्रिय आशावादी बॉनिस ने कहा, लिंडा, इस बारे में चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए कोई न कोई बेबी सिस्टर खोज लेंगे। कुछ दिन बाद लिंडा ने यह जानने के लिए बॉनिस को फ़ोन किया कि उसने क्या इंतज़ाम किया। बहरहाल उसे यह पता लगा कि वॉनिस तो 1 महीने की छुट्टियां मनाने के लिए यूरोप चली गई है। लोकप्रिय आशावादी लोगों के मदद के वादे को महत्व न दें, क्योंकि उन लोगों को अक्सर यह याद ही नहीं रहता कि उन्होंने किस काम के लिए मदद का प्रस्ताव रखा है। एक रात को जब फ्रेंड और मैं न्यूयॉर्क में एक समूह के सामने प्रकृतियों के बारे में बता रहे थे, तो मैंने बताया कि लोकप्रिय आशावादी लोग स्वेच्छा से मदद करने का प्रस्ताव तो रख देते हैं, लेकिन काम को पूरा नहीं करते। मैंने कहा, उदाहरण के लिए, अगर किसी लोकप्रिय आशावादी लड़की ने आज रात को हमारे ब्रेक में कॉफ़ी बनाने के लिए स्वेच्छा से मदद करने का प्रस्ताव रखा है, तो उस वक्त हमें यह पता चलेगा कि वह कॉफ़ी की मशीन को स्विच चालू करना ही भूल गई। यह सुनते ही सामने वाली लाइन में बैठी चमकीली आंखों वाली एक प्यारी सी लड़की चीखी और गलियारे से भागती हुई किचन में गायब हो गई। वह लोकप्रिय आशावादी प्रकृति की ही थी। उसने कॉफ़ी बनाने के लिए स्वेच्छा से मदद का प्रस्ताव रखा था। वह कॉफ़ी मशीन का स्विच चालू करना भूल गई थी। नतीजा यह हुआ कि उस रात को हमें कॉफ़ी नहीं मिल पाई। लोकप्रिय आशावादी लोगों को दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है और उनके इरादे नेक होते हैं, लेकिन अगर आप वक्त पर कॉफ़ी चाहते हैं तो बेहतर होगा कि यह काम आप खुद ही करें। रचनात्मक और रंगीन। लोकप्रिय आशावादी व्यक्ति का दिमाग हमेशा नए और रोमांचक विचार सोचता रहता है। हर दिन उसके सामने कई नई चुनौतियां आती हैं, जिनका वह रचनात्मक समाधान सोचता है। किसी भी कमेटी की मीटिंग में लोकप्रिय आशावादी लोग ही नए विचारों के सपने देखते हैं, हॉल की सजावट की कल्पना करते हैं और प्रोजेक्ट के लिए अनूठी एवं रोमांचक विषय वस्तु सोचते हैं। जब लॉरेन 2nd ग्रेड में पढ़ती थी, तो उसने अपनी टीचर को बताया, मेरी माँ पार्टियों के लिए हमेशा खास इंतज़ाम करती है। यह सुनकर टीचर ने मुझे रूम मदर बना दिया। हैलोवीन की पार्टी मेरा पहला बड़ा आयोजन थी और लॉरेन मुझे बार बार याद दिलाती रही कि उसने वादा किया था कि मैं सचमुच कुछ अलग हटकर करूँगी। बच्ची के इस विश्वास ने मेरी रचनात्मक इंद्रियों को जगा दिया और मैं एक ऐसी हैलोवीन पार्टी की योजना बनाने लगी जिसे 2nd ग्रेड में पढ़ने वाले बच्चे कभी न भूल पाएं। लॉरेन कूल एड और स्टाइरोफोम के कप से चिढ़ती थी, इसीलिए मैंने कांच के बड़े प्यालों में ऑरेंज जूस का पंच देने की योजना बनाई। जब मेरे दिमाग ने इस तस्वीर की कल्पना की, तो मैंने बर्फ़ की तैरती हुई रिंग की भी कल्पना कर ली, जो कैंडी के कद्दू को घेरे हुए हो। पार्टी वाले दिन मैंने बेकर के यहाँ जाकर सामान्य कपकेक्स लिए, जिनके ऊपर सुंदर काली बिल्लियाँ बनी हुई थी। मैंने हैलोवीन के खास नैपकिन और हर बच्चे के पहनने के लिए पार्टी हैट भी लिए। मैंने 3 गैलन ऑरेंज पंच बनाया और उसे प्लास्टिक की एक खुली बाल्टी में भर दिया, जिसमें बर्फ़ की रिंग सबसे ऊपर तैर रही थी। मैंने कार के फर्श पर पीछे एक तरफ कपकेक रखे और दूसरी तरफ बाल्टी रख दी। जाहिर है, लोकप्रिय आशावादी होने के कारण मुझे देर हो रही थी, इसीलिए मैंने फटाफट पार्टी के लिए बनाई नारंगी पोशाक पहनी और जल्दी जल्दी अपने घर के ड्राइव से निकली। जैसे ही मैं सड़क पर मुड़ी, एक कार तेज़ी से सामने से आ गई और मुझे धाड़ से ब्रेक लगाना पड़ा। तभी मुझे समुद्र की लहरों के टकराने की आवाज़ सुनाई दी। मैं फौरन समझ गई थी कि पार्टी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो चुकी है। मैंने डरते डरते पीछे देखा। वहाँ ऑरेंज जूस का समुद्र था, जिसमें कप्स केक्स के ऊपर 28 काली बिल्लियाँ तैर रही थी और डूबने से बचने की कोशिश कर रही थी। मैं देर से स्कूल पहुँची और बड़ा ख़राब हालत था मेरे हाथों में कूल एंड के कुछ पैकेट और वेनिला वेफर्स का बॉक्स था, जबकि मेरी बाई कलाई पर आइस रिंग थी। लॉरेन पूरी पार्टी में रोती रही और मुझे दोबारा कभी रूम मदर नहीं बनाया गया। लोकप्रिय आशावादी व्यक्तियों के मन में हमेशा रचनात्मक और रंगीन विचार आते रहते हैं, लेकिन उन्हें साकार करने के लिए उन्हें कुछ समझदार दोस्तों की भी ज़रूरत होती है।
दूसरों को प्रेरित और आकर्षित करता है। चूंकि लोकप्रिय आशावादी व्यक्तियों में प्रचुर ऊर्जा और उत्साह होता है, इसीलिए वे दूसरों को सहज ही आकर्षित और प्रेरित कर लेते हैं। हैरी ट्रूमैन, उन्होंने एक बार कहा कि लीडरशिप का मतलब दूसरों को काम करने के लिए इस तरह प्रेरित करने की योग्यता है ताकि वे उस काम को खुशी खुशी कर सकें। यह वाक्य लोकप्रिय आशावादी व्यक्तियों की विशेषता और उनकी लीडरशिप की सूक्ष्म शैली के बारे में बता देता है। लोकप्रिय आशावादी प्रकृति का प्रभावी व्यक्ति विचार सोचता है और दूसरों को उन विचारों पर काम करने के लिए प्रेरित करता है। जब लोकप्रिय आशावादी लोग अपनी प्रकृति के बारे में समझने लगते हैं तो उन्हें यह एहसास हो जाता है कि वे काम को शुरू करने के मामले में विशेषज्ञ तो हैं, लेकिन उन्हें ऐसे मित्रों की ज़रूरत है जो काम को ख़त्म करने के मामले में विशेषज्ञ हों। लोकप्रिय आशावादी नेता अपने मतदाताओं का विश्वास हासिल कर लेते हैं और उनसे अपना मनचाहा काम करवा लेते हैं। लोकप्रिय आशावादी प्रकृति के चतुर व्यक्तियों के पास तो ऐसे लोगों की भीड़ लग सकती है जो बिना तनख्वाह के उनके यहाँ काम करने के लिए लालायित रहते हैं। मेरे भाई रॉन में यह गुण बचपन से ही है। मैंने आकर्षित और प्रेरित करने की उसकी योग्यता को काफ़ी पहले जान लिया था, हालांकि उस समय मैंने लोकप्रिय आशावादी प्रकृति के बारे में सुना भी नहीं था। रॉन अपने वाक्चातुर्य और आकर्षण का प्रयोग करके काम टालने का हर संभव प्रयास करता था। कोरिया युद्ध के दौरान रॉन सेना में भर्ती हो गया था और उसे एक बड़े जहाज से समुद्र पार भेज दिया गया। सैन फ्रांसिस्को से बाहर निकलते ही पहली रात को उसने यह घोषणा सुनी, कल सुबह आप लोग डेक पर इकट्ठे हो जाएं, आपको यात्रा के दौरान काम बांटे जाएंगे। चूंकि लोकप्रिय आशावादी लोग किसी भी कीमत पर काम से बचने की कोशिश करते हैं, इसीलिए रॉन एक ऐसी योजना बनाने लगा ताकि उसे डेक पर झाड़ू पोछा न लगाना पड़े। अगली सुबह जब सैनिक इकट्ठे हुए तो रॉन एक क्लिप बोर्ड पर कागज़ और पेन लेकर काम सौंपने वाले सर्जेंट की बगल में खड़ा हो गया। जब सर्जेंट नाम और काम पढ़ रहा था, तुम 10 लोग लेटरिन का काम संभालोगे, तुम 20 लोग पेंट उखाड़ने का, तो रॉन उन्हें प्रोत्साहित करते हुए बीच बीच में लिखता रहा। जब रॉन को छोड़कर बाकी सभी सैनिकों को काम सौंप दिए गए तो सर्जेंट ने उससे पूछा, और तुम क्या करोगे? रॉन ने अधिकार भरी आवाज में कहा, मैं यहाँ पर टैलेंट शो का प्रभारी हूँ। सर्जेंट ने हैरानी से कहा, मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ पर टैलेंट शो भी होने वाला है। ओह हाँ, रॉन ने उससे आश्वस्त किया। बंदरगाह पर पहुंचने से पहले आखिरी रात को हम एक बेहतरीन शो करेंगे। इसकी योजना बनाने के लिए मुझे पूरी यात्रा में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे सर, आपने काम बहुत अच्छी तरह से बांटे हैं। हम आगे भी मिलते रहेंगे। इन सकारात्मक शब्दों के साथ रॉन चल दिया और 2 हफ्तों तक चैन की बंसी बजाता रहा। डेक पर जब दूसरे सैनिक पेंट उखाड़ते रहते थे तो वह टहलते हुए उनसे पूछता कि क्या उनमें कोई विशेष प्रतिभा है। हैरानी की बात यह थी कि किनारे पर जो लोग गायक नहीं थे वे जहाज़ पर पहुंचते ही गायक बन गए। रॉन ने अपने क्लिपबोर्ड पर गायकों और नर्तकों के नामों की सूची बना ली। आखिरी दोपहर को उसने उन सभी को इकट्ठा करके रिहर्सल करवाई और फिर एक बेहतरीन कार्यक्रम आयोजित करवाया जिसमें वह बीच बीच में अपनी मजाकिया बातों से लोगों को आनंदित करता रहा। उस रात जहाज़ पर मौजूद हर आदमी को मज़ा आ गया। किसी ने उसके काम के बारे में कोई सवाल नहीं उठाया और शो एक नीरस यात्रा का बहुत ही मज़ेदार अंत साबित हुआ। कुछ सप्ताह बाद रॉन को सरकार की तरफ से एक चर्म पत्र मिला जिसमें उसे सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए सम्मानित किया गया था। जहाज पर सम्मान पाने वाला वह एकमात्र व्यक्ति था। सिर्फ लोकप्रिय आशावादी व्यक्ति ही 2 सप्ताह तक बिना कुछ किए प्रशंसा पत्र पा सकते हैं। आसानी से दोस्त बनाते हैं। लोकप्रिय आशावादी व्यक्तियों के लिए कोई अनजान नहीं होता, क्योंकि हेलो कहते हैं कि वे तत्काल अजनबी को भी दोस्त बना लेते हैं। जब दूसरी प्रकृति के लोग झिझकते हैं या पीछे रहते हैं तब लोकप्रिय आशावादी व्यक्ति सामने दिखने वाले हर व्यक्ति के साथ बातचीत शुरू कर देता है। जब मैं चेक काउंटर पर पहुंची तो वहां पर लंबी लाइन लगी हुई थी, तो मैं हमेशा किसी न किसी से बात करने लगती हूँ।
उसकी बास्केट में झांकते हुए मुझे बात करने का विषय मिल जाता है। मेरा बेटा पूर्ण निराशावादी प्रकृति का आदर्श उदाहरण है। जब वह किशोरावस्था में था तो एक दिन मैं उसके साथ लाइन में खड़ी हुई थी। मैंने देखा कि हमारे सामने वाली महिला की पूरी बास्केट ब्रेड से भरी हुई थी। मुझे यह बात असामान्य लगी, इसीलिए मैंने उससे पूछ लिया कि वह इतनी सारी ब्रेड क्यों ले जा रही है। उसने मुझे बताया कि वह एक चर्च द्वारा आयोजित नाश्ते में जा रही है और उसे ब्रेड लाने का जिम्मा दिया गया है। मैंने उससे पूछा कि वह कौन से चर्च जाती है और जल्दी ही हम धर्मशास्त्र पर गहरी चर्चा करने लगे। हम दोनों का ही समय अच्छा गुजरा और हम अच्छी सहेलियों की तरह अलग हुई। कार की तरफ बढ़ते समय मेरे बेटे ने कहा, आपके साथ स्टोर आने में मुझे बहुत शर्म आती है। मैंने आंखें फाड़कर मासूमियत से पूछा, क्यों? आपने उस बेचारी महिला से यह क्यों पूछा कि उसके पास इतनी सारी ब्रेड क्यों है? आपको इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि कोई अजनबी कितनी ब्रेड खरीदता है। अब आगे से मैं आपके साथ कभी लाइन में नहीं खड़ा होऊंगा। लोकप्रिय आशावादी व्यक्ति अपने दोस्ताना स्वभाव को अच्छा गुण मानता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि दूसरी प्रकृति के व्यक्ति भी ऐसा ही माने। एक शाम हम डिनर के लिए बाहर गए हुए थे। मैं अपने पति को एक अन्य दंपति के साथ छोड़कर टॉयलेट चली गई। हाथ धोते समय मैंने देखा कि एक लड़की प्लास्टिक के सोफे पर बैठी सुबक रही थी। मैंने पूछा, क्या कोई परेशानी है? उसने आह भरी और सुबकने लगी, इसीलिए मैं उसके पास बैठ गई। उसकी हाल ही में शादी हुई थी और उसकी अभी अभी पति से लड़ाई हुई थी। मैंने उसकी समस्या का विश्लेषण किया, उसे माफ़ी मांगने का तरीका बताया और उसे उसके पति के पास भेज दिया। जब मैं अपनी टेबल लौटी तो फ्रेड ने पूछा, इतनी देर कैसे लग गई? मैंने उन्हें बताया कि मैंने किस तरह एक नई सहेली बनाई थी जिसे मेरी मदद की ज़रूरत थी। हमारे साथ वाली महिला ने मेरी तरफ दहशत से देखते हुए कहा, क्या टॉयलेट में अजनबियों से दोस्ती करना खतरनाक नहीं है? दूसरी प्रकृति के लोग इसे खतरनाक मान सकते हैं, लेकिन लोकप्रिय आशावादी व्यक्ति कहीं भी आसानी से दोस्त बना लेते हैं, टॉयलेट में भी। रोमांचक दिखता है। चूँकि लोकप्रिय आशावादी लोग हमेशा धमाके के साथ काम करते हैं, इसीलिए उनका जीवन उनके दोस्तों के जीवन से ज़्यादा रोमांचक नज़र आता है। उनके काम तो बहुत ज़्यादा रोमांचक नहीं होते, लेकिन वे अपनी आप बीती थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर और रोमांचक बनाकर सुनाते हैं। एक बार हवाई जहाज़ में मेरे पास एक लोकप्रिय आशावादी व्यक्ति बैठा। वह फौरन हॉलीवुड के अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के बारे में बात करने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह उन सभी को बहुत अच्छे से जानता हो। जोआन कॉफोर्ड के साथ कितना बुरा हुआ। उसके पीछे एक महिला थी। हमारे शहर में कितना तूफान मचा था जब हमने सूजन हेवर्ड को खो दिया। तो मैं समझ गया कि हॉलीवुड कंगाल हो गया। आखिरी बार जब मैं उनके साथ हवाई अड्डे पर था तो वह बहुत सुंदर दिख रही थी। मैं दूरबीन से उसकी तरफ देखता रहा और उसके सुंदर लाल बालों से नजरें नहीं हटा पाया। वह किसी महारानी की तरह शान से चल रही थी। जब बेटी डेविस चली जाएगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वह सांस लेने के लिए रुका तो मैंने उससे पूछा कि क्या वह हॉलीवुड की फिल्मों का प्रोड्यूसर है। उसने जवाब दिया, ओह नहीं, काश ऐसा होता। मैं तो अमेरिकन एयरलाइंस में डेस्क क्लर्क हूँ, इसीलिए मुझे फिल्म स्टार अक्सर दिखते रहते हैं। लोकप्रिय आशावादी व्यक्ति ही डेस्क क्लर्क होने के बावजूद हॉलीवुड की महारानियों के बारे में व्यक्तिगत विचार बता सकता है। लोकप्रिय आशावादी व्यक्ति जो भी काम करते हैं वह हमेशा रोमांचक दिखता है और बाकी लोग उनसे ईर्ष्या करते हैं, जबकि हकीकत यह हो सकती है कि उनके अनुभव बाकी लोगों से कम रोमांचक हो। लोकप्रिय आशावादी व्यक्तियों में एक अचेतन योग्यता होती है कि वे किसी भी सामान्य काम को बड़ी घटना में बदल देते हैं। एक शाम को जब हमारा पूरा परिवार हमारी बेटी लॉरेन के लिविंग रूम में इकट्ठा था तो मेरिटा ने पॉपकॉर्न बनाने का फैसला किया। वह उछलकर खड़ी हुई और किचन की तरफ चल दी। 4 साल का रैंडी भी उसके पीछे पीछे चला गया। लगभग 10 मिनट बाद रैंडी भागता हुआ लिविंग रूम में आया। उसकी गोल गोल आंखें हेडलाइट की तरह चमक रही थी।
चलकर पॉपकॉर्न को देखिए, वे पूरे किचन में उड़ रहे हैं। हम भागकर किचन में गए। वहां हमने देखा कि एयर पॉपर्स में से कुछ पॉपकॉर्न विस्फोट करते हुए रॉकेटों की तरह उड़ रहे थे। हम सभी कटोरे उठाकर उड़ते हुए पॉपकॉर्न को पकड़ने की कोशिश करने लगे। दरअसल मैरिटा ने एक नए एयर पॉपर में बहुत ज़्यादा मक्कर डाल दी थी और उसे चलाने के बाद रैंडी को देखरेख का काम सौंपकर खुद बाथरूम में चली गई थी। इस गलती से एक मज़ेदार पार्टी गेम शुरू हो गया, क्योंकि हम सभी को हवा में उड़ते हुए पॉपकॉर्न को पकड़ने की कोशिश में मज़ा आ रहा था। छोटा रैंडी तो आज भी यही मानता था कि पॉपकॉर्न बनाने में मेरिटा आंटी का तरीका ही